Very good morning, my dear students. You are most welcome on our Sanskar YouTube channel. And my dear students, today we discuss about the short question answer of chapter number 2. This is our lecture number 17 and this video is only for non-competition class. My dear students, we have completed exercise of chapter number 2 and I hope that you fill the exercise in your book. And now we start the short question answer of chapter number 2. Question number 1. What are microorganism? What are microorganism? Microorganism क्या हैं? Our answer is answer first. The small organism that can be seen only through a microscope are called microorganism. For example, bacteria, virus, etc. वो छोटे ऑर्गेनिज्म या वो स्मॉल छोटे से जीव दैट कैन बी सी जिन्हें हम देख सकते हैं ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या बेटा इनके बैक्टीरिया और वायरस. क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने पूछा है कि हाउ आर वायरस डिफर फ्रॉम द माइक्रोब्स, कि वायरस जो हैं वो माइक्रोब से कैसे डिफरेंट है, अलग हैं. तो हमारा आंसर है फर्स्ट पॉइंट कि वायरस ग्रो ओनली इनसाइड द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि वायरस जो हैं वो केवल दूसरी प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, नहीं तो ना ग्रोथ वो नहीं कर सकते. वायरस ग्रो ओनली इनसाइड द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल सेल की जो एनिमल्स हैं जो उनकी लिविंग सेल के बाहर जो वायरस है वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. सेकंड पॉइंट, अदर ऑर्गेनिज्म हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट. बाकी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अपने पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी. मीन्स उनकी हमें कुछ हमारे लिए वो फ़ायदेमंद भी हैं और कहीं कहीं पर वो हमारे लिए हानिकारक भी हैं. लेकिन वायरस है ओनली नेगेटिव इफेक्ट, लेकिन वायरस हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट ही डालता है, कि वायरस का हमारे ऊपर हमेशा ही नेगेटिव इफेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. बेटा थर्ड क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि विच आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट देयर शेप एंड साइज. विच आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट देयर शेप एंड साइज, कि स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, उनकी शेप और साइज के बारे में हमें बताइए. हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव 5 टाइप्स. माइक्रो 5 टाइप्स के थे, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ. उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, उसके बारे में उसने हमसे पूछा. चलो उसको हम आंसर दे देते हैं. अभी हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन है स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वायरस. वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड साइज ऑफ द वायरस, उसने पूछा था बेटा हमसे कि इसकी साइज और शेप के बारे में भी हमें बताइए. तो साइज ऑफ द वायरस 5 to 300 नैनोमीटर एंड द शेप ऑफ द वायरस इज फिलामेंटस और आइसोमेट्रिक. फिलामेंटस एंड आइसोमेट्रिक. स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, साइज 5 to 300 नैनोमीटर. शेप कैसी वायरस की, दे में भी फिलामेंटस और आइसोमेट्रिक इन शेप. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. उसने हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमने उसका आंसर दे दिया कि वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब उसने पूछा साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमने उसे बताया कि जो साइज है स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो 5 to 300 नैनोमीटर के बीच होगा. अब उसने पूछा कि शेप ऑफ द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वायरस हैव द 2 मेन टाइप शेप्स, फिलामेंटस एंड आइसोमेट्रिक. क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.
बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे पूछा हाउ आर द एल्गी यूजफुल इन द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। फर्टिलिटी से मीन्स है बेटा यहाँ उपजाऊ क्षमता, फर्टिलिटी से मीन्स है उपजाऊ क्षमता। सो उसका क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर कैसे हैं द एल्गी, एल्गी जो हैं वो यूजफुल कैसे हैं सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए एल्गी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है या यूजफुल है। तो हमारा आंसर है स्पेशल टाइप की एल्गी बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देंगे और क्या बना देंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीन्स है बेटा कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड बना देना, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड बना देना। देखिए फिर से कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है कि वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है एंड इनरिच द नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द सोइल। और ये इन नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ जाके मिल जाएंगे बाद में, सोइल में। और सोइल में जो है नाइट्रोजन की वो नाइट्रोजन कंपाउंड की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी और जो फर्टिलिटी है सोइल की वो इससे इंक्रीज होगी। जब नाइट्रोजन कंपाउंड की मात्रा ज़मीन के अंदर बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं कि फर्टिलिटी जो सोइल की जो उपजाऊ क्षमता वो भी बढ़ जाएगी। सो इस तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी जो वो हेल्प करते हैं, यूजफुल है किस सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या पूछा हमसे, देखिए कि हाउ डज वैक्सीन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। कि वैक्सीन जो हैं वो हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से। चलिए अब हम इसका आंसर ढूंढ लेते हैं अभी। तो देखिए आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं अभी कि वैक्सीन जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि वैक्सीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मेन तो यही है कि वैक्सीन जो है उससे इन्फेक्शन होने का रिस्क ही कम हो जाता है, कि संभावना जो है इन्फेक्शन होने की वो ही कम हो जाती है आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद। रिड्यूस का मीन्स है, रिड्यूस मीन्स है बेटा यहाँ पे कम होना, रिड्यूस का मीन्स होता है कम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वैक्सीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कि फर्स्ट पॉइंट यही है कि वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन के रिस्क को ही कम कर देगा। सेकंड व्हेन यू गेट ए वैक्सीन इट स्पार्क्स योर इम्यून रिस्पॉन्स, कि जब हम एक वैक्सीन ले लेते हैं तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें स्पार्क्स आएगा, मीन्स कि रिस्पॉन्स जो देता है हमारा इम्यून सिस्टम वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने लगेगा। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स घुस गए, पैथोजन, उन्होंने एंटर कर लिया हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी कुछ टाइम के बाद आफ्टर 2 और 3 डे के बाद 2 या 3 दिन के बाद उनके प्रति रिस्पॉन्स देती है, सपोज कीजिए, ठीक है। लेकिन वैक्सीन के लेने के बाद क्या होगा, हमारी बॉडी कुछ घंटे के अंदर ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी। ये था सेकंड पॉइंट कि व्हेन यू गेट ए वैक्सीन, जब आप वैक्सीन ले लेते हैं इट स्पार्क योर इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में एक तेज़ी लेके आता है, जल्दी से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता। थर्ड पॉइंट है बेटा कि इट हेल्प योर बॉडी फाइट ऑफ, देखिए ये हमारी बॉडी की हेल्प करता है जर्म्स के साथ फाइटिंग में, एंड रिमेंबर द जर्म्स, और ये जर्म्स को याद भी रखता है। जर्म्स को याद रखने से मीन्स है कि फॉर एग्जांपल कि एक जर्म्स कीटाणु है मलेरिया डिजीज़ का, मलेरिया का जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी के अंदर आया है तो वो उसे पहचान लेता है कि ये मलेरिया के जर्म्स हैं। अब है डेंगू, सपोज कीजिए डेंगू के जर्म्स आए हैं तो वो उन्हें भी पहचान लेगा कि ये डेंगू के जर्म्स पैथोजन है, ये कीटाणु किस चीज़ के, डेंगू के, मलेरिया के। देखिए एक ही टाइप की एंटीबॉडीज़ काम नहीं करती,
ठीक है, अलग अलग एंटीबॉडी बनाई जाती है बॉडी के द्वारा। मलेरिया की एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी है, जो फाइटिंग सेल है हमारी बॉडी की शरीर की, ठीक है, वो मलेरिया के खिलाफ जो फाइटिंग सेल बनी है, जो हमारी सेना तैयार हुई है मलेरिया के खिलाफ, वो मलेरिया के खिलाफ ही एक्टिव है, वो डेंगू के खिलाफ एक्टिव नहीं है, वो उतना इफेक्टिव डेंगू के खिलाफ नहीं होगी। सो वैक्सीन हमारी हेल्प करता है तो लड़ाई में जो इन जर्म्स के साथ, दूसरा वो इन जर्म्स को याद भी रखता है कि इट कैन अटैक द जर्म्स एवर इन्वेड्स अगेन, कि भाई अगर जर्म्स फिर कभी हमारे ऊपर अटैक करता तो उन्हें पहचान लेगा और उसी जर्म्स के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ को जो है वो तैयार करेगा और वो जाके उसके साथ फिर फाइटिंग करना शुरू कर देंगे, उन्हें हरा के हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेंगे और हमें बीमार होने से बचाए रखेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. So our today lecture is complete. Thank you so much.